नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूं तो कहा जाता है कि सांसारिक मोह माया दुखों का कारण होता है, लेकिन सियासत में मोह माया के बिना सियासी सुख नहीं मिल पाता। यह अलग बात है कि सियासतदान कार्यकर्ताओं के सुख दुख का हिस्सा होने का दम भरते हैं, लेकिन बात जब सियासी सुख की हो तो कार्यकर्ताओं के बजाय मोह माया को तरजीह देना ज्यादा बेहतर समझते हैं। मोह माया का मतलब आप बेहतर समझते होंगे, लेकिन जब मोह माया पर सवाल पूछने की बारी आती है तो उंगलियां एक दूसरे पर उठा दी जाती हैं। लेकिन आज बड़ी बहस में सवालों के कटघरे में सभी पार्टियां हैं। बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर जरा उन नामों पर जिनके सहारे सियासत की मोह माया भरपूर नजर आ रही है। और इस मोह माया में कांग्रेस से लेकर बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, हम या फिर आरएलएसपी सभी पार्टियां रमी नजर आ रही हैं। कुछ नाम हैं जैसे प्रिंस राज कल्याणपुर सीट से लड़ेंगे, रामचंद्र पासवान के पुत्र हैं। पशुपति पारस एलजेपी से अलौली सीट से लड़ेंगे, रामविलास पासवान के भाई। सरिता पासवान एलजेपी के सोनवर्षा से लड़ेंगे, रामचंद्र पासवान के पतोहू हैं। अब लिस्ट बहुत सारी है, नाम बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये फिलहाल एलजेपी की लिस्ट है। कुछ और पार्टियों के भी हम नाम बताने की कोशिश करते हैं। इस मोह माया में करीब करीब सभी पार्टियां शामिल हैं। यूसुफ खान एलजेपी के सिमरी बख्तियारपुर सीट से लड़ेंगे, महबूब अली कैसर के पुत्र हैं। संबंध रमेश सिंह एलजेपी के ही, अभी एलजेपी की ही लिस्ट चल रही है। विभूतिपुर सीट से लड़ेंगे, सूरज भान सिंह के भांजा हैं। राजू तिवारी एलजेपी से लड़ेंगे, इनका भी मोह माया से नाता है। संतोष सुमन हम पार्टी, अब हम पार्टी आ गया है, कुटुंबा सीट जीतन राम मांझी के पुत्र। राजेश कुमार हम पार्टी से खगड़िया से लड़ेंगे, शकुनी चौधरी के पुत्र। तेज प्रताप आरजेडी से महुआ सीट से लड़ेंगे, लालू प्रसाद के पुत्र। दोनों बेटे हैं इस बार चुनावी मैदान में, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक पार्टी ही इसमें शामिल है। कमोबेश सभी पार्टियां इस सियासत की मोह माया में शामिल हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी से ही राघोपुर से लड़ेंगे, लालू प्रसाद के पुत्र, दोनों बेटे। अब आइए बीजेपी में, नीतीश मिश्रा बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे, झंझारपुर से जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं। विवेक ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार, ब्रह्मपुर से सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। ब्रह्मपुर से दिलमणि देवी का यहाँ टिकट काटा गया, वो नाराज भी हैं, लेकिन यहाँ पर मोह माया का सवाल है शायद, इसलिए विवेक ठाकुर साहब को ब्रह्मपुर से टिकट मिला है, जिसका विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस में आइए आप, सुदर्शन शेखपुरा से लड़ेंगे, राजू सिंह के पौत्र हैं। राहुल हम पार्टी के नेता, धौसी से इन्हें टिकट दिया गया है, जगदीश शर्मा के पुत्र। संजीव चौरसिया बीजेपी के उम्मीदवार दीघा से बनाए गए हैं, गंगा प्रसाद के पुत्र। फेरिस्त बहुत लंबी है, अगर गिनने बैठ जाएं तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये मोह माया कब खत्म होगा। अरिजीत बीजेपी से भागलपुर सीट से लड़ेंगे, अश्वनी चौबे के पुत्र हैं। गायत्री देवी बीजेपी से परिहार सीट से लड़ेंगे, रामनरेश यादव की पत्नी हैं। अरुण कुमार बीजेपी से बरुराज सीट से टिकट दिया गया है, ब्रजकिशोर सिंह के पुत्र हैं। नाम और भी हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि चर्चा की शुरुआत हम इस बीच करें। और उससे पहले, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सवाल है कि जवाब है क्या। हमने जवाब तलाशने की कोशिश भी की सियासी पार्टियों से, जवाब में जो दलील दी गई दम नजर नहीं आया। सुनिए। भाई भतीजा होना गुनहगार होना नहीं है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कार्यकर्ताओं को तो ज्यादा हक है ना। कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं। आप कहाँ हैं? कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है जो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो। आप कम से कम पार्टी के संवैधानिक प्रक्रिया को जरूर देखिए। और मेरा सीधा मानना है, भारतीय जनता पार्टी में जिसके लिए आप हमसे पूछ रहे हैं, आप एक भी नाम आएगा, आप जरूर सवाल खड़ा करेंगे। मैं उसके योग्यता और अनुभव के बारे में बताऊंगा। यदि केवल पुत्र होने के नाते उसे टिकट दिया जाएगा तो उसका भी जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे लगता है बिहार का सबसे
गरीब कैंडिडेट अगर होगा किसी पार्टी की तरफ से तो वो राजेश्वर मांझी होंगे, जो इंदिरा आवास में रहते हैं, मुसहर टोली में रहते हैं। वो बिहार में सबसे गरीब कैंडिडेट होगा और वो हमारा सबसे ज़मीनी कार्यकर्ता था, जो पोस्टर साटने का काम करता था। हमने वैसे लोगों को पार्टी में तरजीह दिया है और वैसे लोगों को टिकट दिया है। संतोष कुमार सुमन और राजेश चौधरी के ऊपर में जो आरोप लग रहे हैं, देखिए उनका राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है। इंजीनियरिंग करने के बाद में उन्होंने एजुकेशन को अपने जॉब सरकारी नौकरी को छोड़ने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए और उस वक्त भी छात्र नेता हुआ करते थे। संतोष सुमन JNU के छात्र नेता रहे हैं और वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के छात्र नेता रहे, वहाँ से वो आगे बढ़े हैं। सवाल है, अगर आपको अवसर मिलता है और आप उस मिले अवसर का लाभ क्षेत्र में मेहनत करके ले पाते हैं तो आप बने रहेंगे, अगर आप नहीं ले पाते हैं तो फिर आपके लिए कठिनाइयाँ होंगी। देखिए, अलग अलग जवाब, लेकिन कम से कम उस जवाब का सार एक ही है। सियासत में परिवारवाद की परिपाटी पुरानी है। सिद्धांतों का हवाला देने वाली पार्टियां कभी भी परिवारवाद से परेर नहीं रही हैं और इस बार के चुनाव में भी परिवारवाद से कोई भी दल अछूता नहीं है। हमने आपको नाम गिना दिए हैं, कुछ और भी नाम हैं, वो भी आपको गिनाएंगे कुछ देर बाद। लेकिन राजनीति के जानकारों की इस मुद्दे पर अलग अलग राय है। देखिए, यहाँ तो ये देख रहे हैं कि बेटा अमेरिका में नौकरी कर रहा है, बेटा इंजीनियर है, बेटा डॉक्टर है, लेकिन बाप राजनीति में उसको आसानी से ले आता है, टिकट मिल जाता है, वो मिनिस्टर बन जाता है, MP बन जाता है। ये दुखद परिस्थिति है, क्योंकि ये इजी वे है पार्लियामेंट और असेंबली में जाने के लिए। अब पार्लियामेंट और असेंबली में जो चला जाता है वो इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी बची हुई नहीं है। जो पार्टी चला जाता है वो एक्सोनरेटेड हो जाता है, उसकी हैसियत हो जाती है एक सुपर सिटीज़न की हो जाती है और वहाँ पर कानून भी उनके मामले में ठप पड़ जाता है। एक पार्लियामेंट के मेंबर के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो ये जो परिस्थिति है, तो हम लोगों के ऐसे लोगों के लिए तो ये स्थिति दुखद है, क्योंकि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है और वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, इसके ऊपर चारों तरफ से हर पॉलिटिकल पार्टी, जो जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो उस पर हमले कर रही है। इन्हीं के इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने शासन को चलाती रही हैं। खास करके प्रांतीय स्तर पर जितनी पार्टियां हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो सिर्फ अपने परिवार के इर्द गिर्द ही पार्टियों को खड़ा करती हैं, पार्टियों को बढ़ाती हैं और पार्टियां चलती रहती हैं। लेकिन इसमें सहयोग हमारा होता है, चूँकि अगर कल राबड़ी जी पिछले दिनों मुख्यमंत्री बनी और तो उसके लिए ठीक है, उस दिन तक राबड़ी जी जिम्मेवार, उस दिन तक लालू जी जिम्मेवार थे। लेकिन बाद में तो अगर फिर राजद के ज़्यादा लोग जीत करके आ रहे हैं तो हम लोग तो उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये एक ट्रांजिशन का फेज़ है। और इस बड़ी बहस में हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। दुर्गा प्रसाद सिंह साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, आज ही बने हैं, इससे पहले RJD के थे। नवल शर्मा साहब बीजेपी के नेता, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी विश्लेषक के तौर पर और इस मुद्दे को लेकर तो बहुत करीब से वो देखते रहे हैं। नवल शर्मा साहब JDU के नेता हैं और साथ ही मृत्युंजय तिवारी हैं RJD के प्रवक्ता और अनामिका पासवान साहब हम पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगा और जिस मुद्दे को लेकर हम आप इस बड़ी बहस में शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा बहुत नया है, बहुत अचरज की बात है, ये है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि इस परंपरा को, इस तस्वीर को हम मान लें, समझ लें कि यही अब है, या फिर कुछ बदलाव इसमें नहीं हो सकता? नहीं माने, इसके खिलाफ विद्रोह करें और हर पार्टी में विद्रोह होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो संसदीय जनतंत्र है, पार्टी सिस्टम पर आधारित है। दुख यह है ये पार्टी ही डेमोक्रेटिक नहीं रह गई। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मुख्य पार्टियों की बात कर रहा हूं। मैं बाद में आपको बताऊं कि आप कुछ पार्टियों के बारे में अलग से विचार करना चाहेंगे और तथ्यों को मैं चाहता हूं कि उनके बारे में आना चाहिए, नहीं तो आप सभी पार्टियों में संभव है कि उनको नुकसान हो रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं उस पर नहीं आऊंगा, मैं सीधे आना। ये जो पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं रह गई, स्वाभाविक रूप से जब ईंट ही डेमोक्रेटिक नहीं है तो महल क्या। इसलिए होल सिस्टम जो डेमोक्रेटिक होना चाहिए वो नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि देश में जनतंत्र नहीं है और राज्य में जनतंत्र नहीं है। दुख यह है कि इसकी शुरुआत जो हमारी सबसे पुरानी पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उससे शुरू हुई। ये कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, और आज ये कुछ अपवाद को छोड़ के, कुछ पार्टियों को छोड़ के
मैं उस पर बाद में आऊंगा। ये सभी मुख्य पार्टियों को ग्रस्त चुकी है। ये जितना कहें, जितना जवाब दें, लेकिन सच यह है कि जिन पार्टियों का आया सब वंशवाद के शिकार हैं। और फर्क थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि जब टॉप लेवल पर आप देखेंगे ट्रांजिशन होता है कि चीफ मिनिस्टर के बाद दूसरा चीफ मिनिस्टर और सो एंड सो फोर्थ, प्राइम मिनिस्टर के बाद उसके खानदान का दूसरा प्राइम मिनिस्टर, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, या नहीं भी प्राइम मिनिस्टर तो सत्ता की बागडोर, तो वो आपको स्पष्ट ऊपर अधिक दिखेगा। लेकिन जब आप देखते हैं कि आप एक एक परिवार के, एक नहीं अनेक लोग चुनाव में हैं, ईमानदारी से स्वीकारना चाहिए कि हम वंशवाद के शिकार हो चुके हैं। यह जनतंत्र के लिए घातक है और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ जनता दे सकती है। क्या स्वीकारते हैं मृत्युंजय और जी वो आप? किसी भेदभाव के ठीक है। जिस देखिए, दिन तय सुमित कर जी, लेगी कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए अभी परेशान नहीं, मत मैं होइए। सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं आज जनता भी- जिस दिन तय कर लेगी, चाहे किसी पार्टी का यह इस तरह की घटना हो रही है और वो ठीक। वास्तव में योग्य ठीक, नहीं है, मैं- बहुत मैं outstanding सभी है। पार्टियों का लोग मैं हराना जिक्र कर रहा हूं। मैं हराना पहले चाहिए, बिल्कुल तेजी से हराना मैं चाहिए। पहले बता दूं, और ये मैं सभी किसी पार्टियों का पार्टी को, यहाँ जिक्र टारगेट हो नहीं रहा कर है, रहा। सभी पार्टियों का जिक्र हो रहा है। उन तमाम नामों को दिखाया गया है जो सभी पार्टी में इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने की सबूत हैं एक तरह से। सुमित जी, मृत्युंजय जी, सुमित एक्सेप्ट जी, करने में क्या जाता है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि भाग लें और चुनाव लड़ें। ये जनता के ऊपर है कि जनता स्वीकार करती है या रिजेक्ट करती है। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता, तो क्या अगर वो राजनीतिज्ञ का बेटा है तो उसको क्या राजनीति में आने का अधिकार नहीं है? ये अगर तो ऐसा जनता है- को तय करना है। अगर ऐसा है जी, तो राघोपुर से सतीश कुमार को छोड़ने की, आरजेडी छोड़ने की क्यों जरूरत पड़ती भाई है? देखिए, अब सतीश कुमार जी क्यों छोड़े, जनता ये के- तो हम सतीश कुमार जी का प्रवक्ता नहीं है। नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हम इसलिए दुर्गा छोड़े, बाबू यहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए छोड़े। हाँ। अब सिर्फ जो चुनाव में अपना सीट या अपने लिए सिर्फ ये कर रहे हैं। अगर वहां पर पिछली बार जब समझौता हुआ दोनों पार्टियों में, हमारा गठबंधन, मैं बानगी के तौर पर एक देख रहा हूं हाँ मृत्युंजय जी। ठीक है, आपका कहना सही है। अगर आप कह रहे हैं लेकिन कि हमारा जनता मानना तय है, करती है, तो जनता ने क्या तय कर दिया? जनता ने तय किया था। अगर हमने यहाँ पर भेजा- यहाँ पर कार्यकर्ता और हमने- नेता तय कर रहे हैं पहले हमने जिस टिकट को लेकर। उम्मीदवार को भेजा है, हाँ, तो आपने तय किया है, जनता ने तो उम्मीदवार नहीं जनता बनाया तय है ना? कर देगी। हाँ, ये आपका विश्वास है, हम तो लेकिन कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जनता तय कर देगी। तय नहीं की है जो आप कह रहे हैं, जनता अभी हम चुनेगी। जनता की अदालत में गए हैं। ठीक है, अब 2 महीने में 8 तारीख को पता चल जाएगा। 8 जनता की नवंबर। अदालत में गए दुर्गा प्रसाद सिंह। सुमित जी, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, जल्दी से जस्ट सर, एक लाइन। बहुत मेहमान हैं। अभी एक विचार आया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, हाँ, मैं उस पर आता इंजीनियर हूं का सर। बेटा, तो डॉक्टरी प्रोफेशन है, तो क्या आज राजनीतिक पार्टियां भी क्या राजनेता के पुत्र अगर चाहते हैं कि हम समाज सेवा करें राजनीति में आकर के, तो क्या उनको नहीं आना चाहिए? ये गुनाह है। आप आइए सर, स्वागत है। लेकिन दुर्गा प्रसाद जी, आपको आरजेडी छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या वहां पर आपको भी लगा कि सब कुछ ठीक है, या परिवारवाद से आजिज आप आ गए? मैं वास्तविक में तो मैं परिवार के ही कारण मेरा टिकट कटा है। हाँ, मैं वही उसी पर आ रहा वास्तविकता हूँ। यही मैं है सीधे सीधे नहीं पूछ रहा हूँ। कि आप हाँ। महुआ से हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के पुत्र को लड़ना था चुनाव, और वहाँ कुशवाहा का वोट उनको चाहिए था। इसीलिए वहाँ के पुराने नेता जो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रहे, श्री तुलसीदास मेहता जी, उनके पुत्र श्री आलोक कुमार मेहता जी को उजियारपुर से टिकट दे करके ये किया गया है, मैंने लड़ाया गया है। और ठीक उसी तर्ज पर राघोपुर क्षेत्र में राजेंद्र प्रसाद राय जी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं उस एरिया में, उनकी पुतोह को मोहद्दी नगर में टिकट दे करके वहाँ राघोपुर में छोटे पुत्र को लड़ाया गया है। मैं उसी का शिकार हो गया हूँ। अब मृत्युंजय जी कहिए सर। देखिए सुमित जी, ऐसा मुझे है, बताइए सर, आदरणीय दुर्गा बाबू, आदरणीय दुर्गा बाबू का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और दुर्गा बाबू जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, टिकट इनका कटा है, राजनीति, ये एक परिवारवाद है, इसे मानने में आपको क्या दिक्कत है? अब अपने तरह से हाँ। आप आज ये भारतीय जनता पार्टी में है, हाँ, ये इनका बदल गया सुर। हाँ, दुर्गा बाबू जो आरोप लगा रहे हैं
मैं आदरणीय दुर्गा बाबू से पूछना चाहता हूं कि जो समीकरण आप अभी बता रहे हैं, कल तक आप वहां हमारे पार्टी के माननीय विधायक थे। अब टिकट तो देखिए कटना, और जो हमारा सर्वे होता है, जो पार्टी का सर्वे होता है, सर्वे का आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। टिकट सवाल ये भी है कि अगर आपको आरजेडी में परिवारवाद लगा तो क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? नहीं, परिवारवाद का मैं शिकार हुआ हूं, सो मैंने कहा, ये मैंने कहा कि परिवारवाद का मैं समर्थन नहीं करता। आप यहाँ भी शिकार हो सकते हैं। बीजेपी में उदाहरण है देवमणि देवी जी का टिकट कट गया परिवारवाद के कारण। जो उन्होंने कहा है उस बात से पूरी सहमति रखता हूं, और मैं जेपी मूवमेंट से जुड़ा हुआ आदमी रहा हूं, और मेरा सवाल आपका जवाब भी मैं दे रहा हूं। सवाल मेरा है कि परिवारवाद आपको बीजेपी में नजर नहीं आ रहा है। नारा लगाते थे परिवारवाद नहीं चलेगा, और परिवारवाद नहीं चलेगा, और आज जो उसी आंदोलन से निकल के आज नेता बने हुए हैं देश में, राज्य में, वो लोग भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल सर, बीजेपी में आपको परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी में भी परिवारवाद है नहीं है, तो फिर आप उधर से आए या इधर से आए? लेकिन थोड़ा कम और ज्यादा। हमारा कहाँ जाएंगे ज्यादा दुर्गा प्रसाद जी? नवल शर्मा साहब, मैं आपके पास आता हूं सर। इस मुद्दे को लेकर चर्चा बहुत बार होती रही है अलग अलग मंच पर। आज चर्चा की जरूरत आपको लगता है कि पड़ी है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए, हम आप चर्चा करें, ये गंभीर विषय है, या फिर आपके लिए आप भी मानते हैं कि ये विषय नहीं है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने। देखिए, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक गंभीर विषय का चयन किया। चलिए, इस विषय को इस शर्त के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बहस भी, यह गंभीर बहस कहीं तू मैं वाली बहस में सिमट कर रह जाए। ये आप लोगों पर निर्भर है सर। जी, मैं ये बता रहा हूं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक ऐसी पार्टी का नुमाइंदा हूं जिसके नेता का नाम है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति के एकमात्र ऐसे चेहरे हैं, चाहे आप उनकी लाख आलोचना कर लें, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी भी राजनीति को अपने परिवार की सुख समृद्धि का साधन नहीं बनाया। नीतीश जी के परिवार में एक से एक योग्य लोगों के रहते हुए भी कभी भी उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। न तो बड़े भाई सतीश कुमार जी को, उनके पुत्र निशांत कुमार जी हैं, तो नीतीश कुमार जी इस मामले में अपवाद हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू कि राजनीति में वंशवाद एक मुद्दा है या एक मसाला है। अगर यह मुद्दा है, आप इसे अगर मुद्दा मानते हैं, तो फिर आप क्या मानते हैं? मैं इसे मुद्दा मानता हूं, मैं इसे मुद्दा मानता हूं। सुन लिया जाए, अगर मैं इसे मुद्दा मानता हूं, लेकिन आश्चर्य होता है कि जब भी वंशवाद की बात होती है, सारी चर्चा, सारा विमर्श या तो गांधी परिवार या लालू जी के परिवार पर आकर सिमट कर रह जाता है और बात समाप्त हो जाती है। नाम हाजिर है सर, हमने एलजेपी से ही खाता खुला, बीजेपी के नाम है। आज तो आप नहीं सवाल खड़ा कर सकते हैं सर। मैं बता रहा हूं, भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टियां, बिल्कुल, मैं भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक्सेप्ट नीतीश कुमार जी को छोड़कर वंशवाद से ग्रस्त है, क्योंकि आप यह आरोप नहीं लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कभी परिवार को बढ़ावा दिया। वंशवाद से ग्रस्त होना, एक चीज में ऐड कर सकता हूं, वंशवाद से ग्रस्त होना ये सियासत के लिए अशुभ संकेत है, आप मानते हैं इसे? दुखद है ये जो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं श्रीमान, मैं आपके सवाल का हर एक तरीके से जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल ही दुखद है, लोकतंत्र के लिए घातक है, क्षमतावान लोगों के लिए कदम उठाने वाली पार्टी के साथ अगर आप हैं, आरजेडी के साथ, तो फिर इसकी दलील क्या है आपके पास? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला सवाल यह पैदा होता है कि लोकतंत्र है, सभी के लिए है, परिवार के लिए भी है, परिवार के बाहर के लिए भी है। जरा गंभीरतापूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। तो क्या किसी व्यक्ति की राजनीतिक आकांक्षा को इसलिए कुर्बान कर दिया जाए कि उसका संबंध किसी परिवार विशेष से है? दूसरी बात कि क्या तेजस्वी यादव जी ने यह तय किया था कि मुझे लालू यादव जी के परिवार में जन्म लेना है, या राहुल गांधी ने तय किया था कि मुझे गांधी परिवार में जन्म लेना है? कहते हैं नवल जी, एक सेकंड सर, अगर आप मुझे बात नहीं रखने देंगे तो फिर कैसे समझा पाएंगे? देखिए, आप समझाइए सर, लेकिन आप कम से कम उस लहजे में समझाइए जिस लहजे में समझने की कोशिश दर्शक मैं उसी लहजे में समझा रहा हूं, मैं वही समझा रहा हूं। आपको मैं कह रहा हूं सर, आप एक तरफ अब आपके हिसाब से तो, अब आपके हिसाब से मत समझाइए सर, मनोमाफिक जवाब तो देंगे नहीं। कोशिश करूंगा कि प्रोफेसर साहब कितना समझे, मैं वो अब देखिए आपने बोलने का मौका दिया नहीं, और आप निष्कर्ष निकालने बैठ गए। निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं, अभी क्लोज नहीं हो रहा है, अभी क्लोज नहीं हो रहा है। सुन लिया जाए, क्लोजिंग लाइन सुन लीजिए, मेरा क्लोजिंग लाइन सुन लीजिए। अभी क्लोज नहीं हो रहा है, मेरा क्लोजिंग लाइन सुन लीजिए आप। एक सेकंड, मैं ये बता रहा हूं कि परिवार विशेष
से जुड़े लोगों में भी राजनीतिक क्षमता हो सकती है। और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने से आप इस आधार पर नहीं रोक सकते हैं कि उसका परिवार विशेष से संबंध है। तो फिर वंशवाद से ग्रसित होना किसे कहते हैं? नहीं, आपकी नजर में परिभाषा क्या है सर उसका? मैं उस पर भी आऊंगा, ब्रेक लेना है। अनामिका पासवान जी, आप भी अछूती नहीं हैं, आपके पास भी कुछ जवाब, या आप भी मानती हैं कि ये चीज है, ठीक है, अच्छा है ये? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के लिए वंशवाद और परिवारवाद बहुत बड़ा खतरा है। ये कोड है राजनीति के लिए और दीमक है जो हमारे। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही हूँ सर। हाँ, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर का बेटा वही डॉक्टर बनता है जो पढ़ता है, मेडिकल पढ़ता है। हाँ। वो MBBS करता है उसके लिए। आपके नेता ने गलत किया? अगर हमारे नेता का बेटा फील्ड में झंडा ढो रहा है, एक आम कार्यकर्ता की तरह खट रहा है, तो वो सही है। लेकिन अगर चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है और जो कार्यकर्ता फील्ड में खट रहे हैं उनका हक मारी करता है, वो गलत है। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। जो कार्यकर्ता नेता के लिए पुल का काम करते हैं, जनता और नेता को जोड़ते हैं, देश और समाज से राजनीति में उसे आगे लेकर आते हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं का जब हक मारा जाता है वो गलत है। और मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूं। हमारी हर पार्टी में हो रही है। बिल्कुल हो रही है सर। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक, आपकी पार्टी में भी हो रही है, छोटा सा ब्रेक, इसी से आगे बढ़ूंगा मैं। और वंशवाद से ग्रसित होना तो दुखद है, लेकिन ग्रसित सभी हैं, तो फिर वंशवाद से ग्रसित होना किसे कहते हैं? छोटा सा ब्रेक। तो सियासत की मोह माया में सभी पार्टियां उलझी हुई हैं। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो नहीं इस मोह माया में है। लेकिन सवाल ये है कि फिर इस मोह माया में होने का अगर आरोप लग रहा है तो उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? कहते हैं कि वंशवाद से ग्रसित होना गलत है, लेकिन ग्रसित होते हैं सभी। प्रोफेसर साहब, नवल शर्मा जी के बातों को आप समझ पाए हैं? अब मैं एक लाइन पहले मैं चाहूँगा कि शायद उसको आप करेक्ट करना चाहेंगे। ऐसे तथ्यों को आप देख लें खुद। देखिए, हम जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं सभी पार्टियां, तो हम उन पार्टियों के प्रति न्याय नहीं करते जिनको हम लेफ्ट पार्टीज के नाम से जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, वो है। जहां तक मेरी जानकारी है, आप दूसरे तथ्य ला सकते हैं कि वहां जिस रूप में आप वंशवाद यहाँ देख रहे हैं उस रूप में वंशवाद नहीं है। और अगर है तो उसके तथ्य आप सामने लाएं। मैं मानकर चलता हूं कि नहीं है। खैर, ये एक साइड इशू हुआ, इसीलिए शायद भविष्य में आप इस सभी पार्टियों में, लेकिन जिन पार्टियों की पकड़ रही है हाँ, सत्ता मैं मेन पार्टियां, बिल्कुल मुख्य पार्टियां। हाँ। देखिए, बेसिक बात यह है कि प्रवक्ताओं की अपनी मर्यादा होती है, मैं कहूँगा, और उनकी मतलब इनका जवाब मजबूरी के दायरे में मजबूरी होती है। मैं बेटर वर्ड यूज करना चाहता हूँ। ये मर्यादा होती है। अब बोलने दीजिए ना, मर्यादा मतलब सीमा होती है। अब मर्यादा का कई अर्थ होता है। मर्यादा का मतलब सीमा। ठीक है सर, और इसलिए मैंने मर्यादा शब्द का प्रयोग किया। लेकिन सच यही है, दुखद सच है कि हमारी सभी पार्टियां वंशवाद की शिकार हो चुकी हैं और ये जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है, घातक है, जनतंत्र की जड़ें खोद रही। लेकिन मुझे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। अभी भी नहीं बोलने दीजिएगा, जब आपका राज आएगा तो कब बोलने दीजिएगा प्रोफेसर का? ऐसा मत कीजिए, ऐसा। ठीक है सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा आप जब बोलेंगे। मैं समझता हूं इसका जवाब सिर्फ जनता दे सकती है, क्योंकि इन पार्टियों का जिस तरह से नियंत्रण हुआ है और जिस तरह से ये सुप्रीमो कल्चर हुआ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल मुख्य पार्टियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि नाम लेने से फिर परेशानी होती है लोगों को। ये सुप्रीमो कल्चर जो विकसित हुआ है और जिसका एक तंत्रीय व्यवस्था बनी है, उसके कारण यह सब संभव हो पा रहा। जनता को जवाब देना चाहिए और यहाँ एक आंदोलन होना चाहिए और यह सही वक्त है। पार्टी आधारित नहीं मैं कह रहा हूं, और सभी पार्टियों में जिनको लाइक नहीं समझते उसमें अपवाद हो सकता है, एक दो में। दुर्गा प्रसाद जी, अगर आप कहते हैं उनको जनता चुनाव में हराए,
यह बिना ये बिल्कुल- सोचे हुए कि उनकी पसंद की पार्टी का वो उम्मीदवार है, ठीक। तभी इसका हम निराकरण कर पाएंगे। बिहेवियर ऑफ वोटर्स भी बहुत हद तक इन चीजों के लिए डिपेंड है, ये मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। दुर्गा प्रसाद जी, अगर आप मानते हैं वंशवाद घातक है, तो अगर घातक है तो फिर आप जाएंगे कहाँ, किस पार्टी में जाएंगे जहां वंशवाद ना हो? आखिर ऐसी पार्टी कौन सी आपको नजर आ आ रही जाइए, हमारी पार्टी में आइए, जेडीयू नहीं नहीं, पूरी दुनिया में JDU अगर आपको लग रहा है कि प्रदूषण हो, वंशवाद नहीं है? नहीं, ये जेडीयू नीतीश कुमार वंशवादी नहीं है। नीतीश उनकी कुमार पार्टी जी के नेता नीतीश वंशवादी कुमार हैं। जी वंशवादी नहीं है। नहीं, नहीं, इंडिविजुअल परिवारवाद किसी व्यक्ति को की बात बढ़ावा नहीं हो देने रही वाले है। उनके नेता बेशक- हैं, उनकी बेशक पार्टी के नीतीश नेता हैं। कुमार जी अब- तो फिर वंशवादी आप नहीं हो सकते दूसरी हैं, दिशा लेकिन में आप पार्टी डिबेट की में जाना बात चाह हो रहे रही है, हैं, आइए वहां भी हम बात तैयार बैठे हैं। मैं दूसरी दिशा में नहीं सर, नहीं, हम वहां भी डिबेट अगर करने के लिए तैयार बैठे आपकी हैं। पार्टी में नीतीश कुमार जी परिवारवाद वंशवादी नहीं की- है, परिवारवादी नहीं है, यह बात में दावे के साथ कह उन पर सकता कहां हूं। सवाल खड़ा कर नेता रहा उन हूं? पर तो नेता पर तो सवाल नहीं है, पार्टी का तो सवाल। आप अगर नीतीश कुमार जी को अगर कहते हैं कि परिवारवादी नहीं है, जिस पैमाने पर कह रहे हैं, तो उसी पैमाने के आधार पर यानी आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव परिवारवादी हैं? नहीं, तब तो फिर अगर आप प्रत्येक पार्टी का, प्रत्येक नेता के दृष्टिकोण का अलग अलग अगर मूल्यांकन करेंगे तो फिर देखना पड़ेगा। नहीं, पैमाने को अगर मैं फिर देखना पड़ेगा आप आपको कह ना। रहे हैं बेटा फिर किसका बेटी पॉलिटिकल को बैकग्राउंड उन्होंने क्या आगे है? नहीं आने दिया नीतीश कुमार जी ने। उस पहले पैमाने पूछ को लीजिए। अगर हम लें तो लालू यादव जी आपके नजरिए में परिवारवादी हैं? पूछ लिए ना जी। अब जवाब देने दीजिए जी। नहीं, हमारा ये तब है, देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति की क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसने राजनीतिक क्षेत्र में मेहनत किया है या नहीं किया है, उसकी राजनीतिक योग्यता कैसी है, तब ना आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ऐसे ही किसी बड़े पॉलिटिशियन का लड़का हो गया तो वो वंशवादी आप उसको कह दीजिएगा। वंशवाद से ग्रसित अगर होना किसे तेजस्वी कहते हैं? यादव में राजनीति में आगे बढ़ने की क्षमता है या राजनीति करने का उनके पास अनुभव है, समाज सेवा का अनुभव है, तो क्या तेजस्वी यादव को इसलिए बाइकआउट कर दिया जाए कि वो लालू यादव जी के लड़के दुर्गा हैं? प्रसाद जी अनुभव है? नहीं, हर तेज पिता, प्रताप जी- हमारा कहना ये नहीं है, हर पिता अपने पुत्र को आगे बढ़ाना चाहता है, और हमारे शास्त्रों में ये है कि मैं दुनिया में सबसे जीत जाऊं केवल अपने पुत्र को छोड़कर, माने अपने पुत्र को उससे भी आगे बढ़ाना चाहता है। हाँ। ये सच्चाई है, लेकिन कुछ आदर्श समय के अनुसार बदलते रहते हैं। आज आदर्श ये बन रहा है कि नेता अपने पुत्र को आगे बढ़ाते चले, और कभी ये समय था जब अपने पुत्र को वर्जित करते थे लीडर। उदाहरण में मैं कर्पूरी ठाकुर का नाम लेना चाहूँगा, उदाहरण में मैं भोला पासवान शास्त्री का नाम लेना चाहूँगा। इस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को जीवन में रामनाथ ठाकुर जी के लिए कपिल देव सिंह जी जो उनके मित्र जैसा हुआ करते थे, राजेंद्र नारायण शर्मा जी जो फ्रीडम फाइटर भी थे और उनके मित्र थे, वशिष्ठ नारायण सिंह जी जो फ्रीडम फाइटर भी थे और उनके मित्र थे। ये सभी लोगों ने पार्टी में डिसीजन किया था कि रामनाथ ठाकुर को इस बार चुनाव लड़ाया जाए। कर्पूरी ठाकुर जी ने ये कहा उठकर कि आपने निर्णय लिया है बहुमत से, इसमें हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुमत का निर्णय ही मान्य होता है। लेकिन मैं कर्पूरी ठाकुर बोल रहा हूँ, मुझे अपने बारे में निर्णय करने का पूरा अधिकार है। अगर पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि रामनाथ ठाकुर चुनाव लड़ेंगे तो कर्पूरी ठाकुर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आदर्श क्या उन आदर्शों को तिलांजलि दे दी गई है आज? निश्चित रूप से, और निश्चित क्या रूप से। ये हर पार्टी में है? तो ऐसे में आप किसी भी पार्टी में जाएंगे, आप भी अछूते नहीं रहेंगे उस? अगर पूरी दुनिया में प्रदूषण हो तो जीना तो इसी दुनिया में है, इसलिए प्रदूषण में जीने का अभ्यास करना है। और मैं सोचता हूँ मैं सोचता हूँ कि गुलजार साहब की एक पंक्ति हाल में काफी के जैसे पत्रकार ने उनको पूछा था कि गुलजार साहब, आप पुराने जमाने के कलाकारों के लिए भी लिखा करते थे फिल्मों में गीत, और आज भी लिखा करते हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि तब और अब में क्या अंतर है। गुलजार साहब ने कहा कि तब मैं लिखता था, अब मैं शब्दों के साथ जीना सीखता हूँ, इसीलिए मैं राजनीति इसी तरीके लेकिन से क्या ये बोलता हूं। प्रदूषण लोकतंत्र के लिए दमघोंटू जैसा है? और इस प्रदूषण अगर लोकतंत्र के लिए दमघोंटू जैसा हम देख रहे हैं इस प्रदूषण को, तो फिर इसे दूर कैसे किया जाए? क्यों नहीं इस बारे में सोचा जा सकता? अनामिका पासवान जी, आप भी कहते हैं कि वंशवाद से ग्रसित हैं सभी। बिल्कुल है सर। फिर और इससे क्या हम अछूता चर्चा नहीं करके है हमारे खत्म देश कर की दें? राजनीति नहीं, मैं ये नहीं कहती। मैंने पहले भी कहा कि जो लोग फील्ड में खट रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं पार्टी का, वही लोग राजनीति में आने के अधिकारी हैं, जो जनता का सुख और दुख बांट रहे हैं। लेकिन जो चांदी का चम्मच लिए हुए और डायरेक्ट आ गए टिकट लेके कि हमें जिताइए, हमें जिताइए आप, तो ये जनता का फर्ज बनता है कि जनता ये चांदी का चम्मच लिए हुए आने वाले कौन है? संतोष मांझी जी।
ठीक है, संतोष मांझी जी की बात चल रही है, वो 98 से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उस फील्ड में खटते रहे हैं, इसलिए वो आए हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रही, मैं किसी का भी विरोध नहीं कर रही सर, लेकिन जो हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं परिवारवाद की ओर, मैं उनका विरोध कर रही हूँ। कौन है? अभी आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी बैठे हुए हैं, आप 6-7 लोग उनके राजनीति में हैं, एक ही लीडर के। मैं अपने महागठबंधन में भी हमारे हैं, नीतीश जी की बात चल रही है कि उन्होंने परिवारवाद नहीं की, लेकिन जरा वो बता दें कि उनके परिवार में है कौन जो राजनीति में आएंगे। अच्छा, अगर आप अपनी पार्टी की बात करती हैं तो उस पार्टी में भी चेहरे हैं, और आपकी सहयोगी पार्टी एलजेपी, देवेंद्र मांझी जी ने, आपकी सहयोगी पार्टी एलजेपी के बारे में क्या कहिएगा? नहीं, देवेंद्र मांझी जी ने टिकट मांगा, उन्हें टिकट नहीं मिला क्योंकि वो कार्यकर्ता नहीं थे, वो नहीं खटे पार्टी में, नहीं दी गई सहयोगी टिकट। पार्टी एलजेपी की भी हाल को देख लीजिए, परिवार के अलावा भी पार्टी में कोई नजर आता है क्या? मैं आपकी बातों से सहमत हूं, और एलजेपी और आरजेडी दोनों ही बराबर हैं, मैं दोनों को बराबर अंक ही दूंगी, लेकिन इसका हमारे लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और उसी अदालत में निर्णय होगा। अनामिका जी, वो तो ठीक है, आप कहती हैं कि ये ठीक नहीं है, वो खराब है, लेकिन उस खराब के साथ आप जा रही हैं तो आप भी तो खराब हो गई ना। आप कौन सी मैं खराब हूं, इसका निर्णय तो जनता करेगी ना, अगर मैं खराब हूं तो फिर आरजेडी में भी जो है उसका निर्णय जनता करने दीजिए, तब आप भी क्यों उन पर सवाल खड़ा करती है? फिर सवाल एक दूसरे पर मत उठाइए। मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, नींबू चाहिए, नींबू का स्वाद चाहिए, लेकिन अगर हद से ज्यादा नींबू को निचोड़ दिया जाए तो वो कड़वा हो जाता है, और वो कड़वाहट हमारे कार्यकर्ताओं में खुलकर दिखता है। एलजेपी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, सभी में विरोध जो दिख रहे हैं, जो आज हम पार्टी हमारे पार्टी में कोई विद्रोह नहीं है सर। अच्छा, हम पार्टी में अपने परिवारवाद हम पार्टी में नहीं है। परिवारवाद, उनके बेटे जो है वो कार्यकर्ता रहे, मैंने पहले भी कहा 98 से वो कार्यकर्ता है। सवाल तो यही है अनामिका जी कि कोई भी अपनी कमीज को थोड़ी कहेगा कि ये हमारी कमीज में दाग लगा हुआ है, सामने वाले की कमीज में दाग लगने की बात नहीं, वो तो जनता निर्णय कर लेगी ना। अगर ये दाग है तो जनता बता देगी कि ये दाग है। तो फिर प्रदूषण और दाग, प्रोफेसर साहब मैं समझना चाहूंगा सर, एक ऐसे मोड़ पर चर्चा आ गई है जहां समाधान नजर नहीं आ रहा है, समस्या है ये सब मान रहे हैं, प्रदूषण है, हम ईमानदार नहीं है। उसका कारण है कि ये पार्टियां चाहे वंशवाद की शिकार हो या नहीं हो, लोकशाही खो चुकी हैं। मैं नाम लेकर के इस बहस को नहीं गिराना चाहता, दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता, मेरा उद्देश्य किसी को अपमान करना नहीं है। ये मुख्य पार्टियां इंटरनल डेमोक्रेसी खो चुकी हैं। या तो यही परिणाम आता है कहीं वंशवाद, परिवारवाद, और ये देश के स्तर पर हो रहा है, इस बात को मत भूलिए, केवल बिहार की बात नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, जहां वंश सीमित अर्थ में जिसको वंश कहते हैं नहीं है, या कमजोर है, या उस स्थिति में नहीं है, वहां लोकशाही समाप्त हो गई है। स्वाभाविक रूप से ये उसी का प्रतिफलन है कि उनके मन के अनुसार होता है, और जब मन के अनुसार फैसले होते हैं, वेम्स मेरिट इग्नोर होता है। क्या वाकई लोकशाही खत्म यही हो रहा है हर है? पार्टी में। एक अब छोटा सा सवाल है, ब्रेक लेंगे किसी हम में यहाँ पर। अधिक, किसी में कम। स्वाभाविक है कि जब सत्ता सीधे ट्रांसफर होगा टॉप लेवल पर तो अधिक दिखता है, लोअर लेवल पर कम दिखता है। ज्यादा संख्या में एक परिवार के लोग आएंगे तो ज्यादा दिखता है, कम आएगा तो कम। लेकिन यह रोग सब मुख्य पार्टियों में लग चुका है। कैंसर है, कैंसर कहीं कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, खतरनाक लेकिन अंततः लोकतंत्र के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस कैंसर का समाधान है क्या, इलाज क्या है, क्या है डेमोक्रेसी? ये तो धीरे धीरे माना जाने लगा है यहाँ पर बड़ी बहस में कि सियासत की इस मोहमाया में सभी उलझे हुए हैं, खुलकर भले ही मानने से कतरा रहे हों, लेकिन इतना तय हो चुका है कि ये प्रदूषण है, दाग है सबकी कमीज पर। लेकिन दाग
दूसरे की कमीज पर तो नजर आ जाता है, खुद की कमीज पर दाग है, इसे देखने के लिए कोई तैयार नहीं। नवल शर्मा साहब, आप कहिएगा कि जेडीयू की बात आप करते हैं, नीतीश कुमार जी परिवारवाद नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी के भी नेताओं की फहरिस्त में नाम हैं। आप जिस पार्टी के साथ हैं उस पार्टी के ऊपर अगर परिवारवाद का आरोप लग रहे हैं तो उस आरोप के भी जवाब में दलील दे रहे हैं, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन क्या ये मान लेना कि हाँ ठीक है, एक दौर ऐसा चल रहा है सियासत में जहां शायद फिर से सोचने की जरूरत है इस मसले को लेकर? देखिए, राजनीति को देखने का और समझने का मेरा तरीका थोड़ा निर्भीक है, इसलिए कृपया आप यह आरोप न लगाएं कि आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि यह लोकतंत्र की एक बड़ी बुराई है। मैं इस मूल मुद्दे पर पूरी तरह सहमत हूं आपसे कि यह एक बड़ी बुराई है, लेकिन जैसे जैसे जन जागरूकता फैलेगी वैसे ही लोकतांत्रिक संस्कारों में बदलाव आएगा, जागरूकता बढ़ेगी। आप देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का उदय हुआ, यह क्या दर्शाता है? केजरीवाल तो वंशवादी है नहीं, तो राजनीति का जो परिमार्जन है वह ऐसे ही नए नए संस्कारों के उदय के साथ होगा। दूसरी बात कि अगर किसी पार्टी का मुखिया वंशवाद का पोषण नहीं कर रहा है, जैसे नीतीश कुमार जी, मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, यह बेहद जरूरी है। भ्रष्टाचार की शुरुआत ऊपर से नीचे तक होती है, पॉलिटिकल एविल की शुरुआत ऊपर से नीचे तक होती है। तो सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अगर वंशवाद को प्रोत्साहन न दे तो जाहिर है कि इंस्टीट्यूशनली उतना मजबूत विकास नहीं हो पाएगा उस पार्टी में जितना अन्य पार्टियों में हो सकता है। तीसरा और सबसे अहम बिंदु यह है सुमित जी कि हमारे लिए हमारी विचारधारा महत्वपूर्ण है, और हमारी विचारधारा में, नीतीश कुमार जी की विचारधारा में वंशवाद और परिवारवाद के लिए कोई प्रश्न नहीं है। तब आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि तब ऐसी स्थिति में जिन पार्टियों में वंशवाद है, क्षमतावान लोग प्रभावित हो सकते हैं। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो लोग क्षमतावान हैं, जो लोग प्रतिभावान हैं, जिनके पास जनता का समर्थन है, जिनके पास बौद्धिक समर्थन है, ऐसे लोग परिवारवाद की बलि वेदी पर कभी चढ़ाए नहीं जा सकते हैं, सारी बाधाओं को पार करके आगे निकल जाएंगे। आपका मानना है कि दुर्गा प्रसाद जी क्षमतावान नहीं है? आप कह रहे हैं दुर्गा प्रसाद जी क्षमतावान नहीं है? फिर नहीं, मैं तुलनात्मक रूप से नहीं बता रहा हूं, मैं दुर्गा प्रसाद जी से तुलना नहीं कर रहा हूं। एक उदाहरण के तौर पर यहां पर आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, बार बार जो सवाल पैदा हो रहा है कि कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है, कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है। आपको लग रहा है कि वो क्षमतावान नहीं है? नहीं, मैं इनकी बात कहां कर रहा हूं, मैं तो एक सामान्य सत्य बता रहा हूं कि जो लोग क्षमतावान है, प्रतिभावान है, वो लाख बाधाओं के बावजूद निकलकर सामने आएंगे भी। और अगर दुर्गा प्रसाद जी के पास जन समर्थन है, अगर इनके पास जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद हासिल है, तो सबसे बड़ी अदालत तो जनता है। अगर व्यक्ति परिवारवादी है, जनता दंड देगी। सबसे बड़ा तो जज जनता है। लेकिन तो दुर्गा, मैं वही बता रहा हूं, दुर्गा प्रसाद जी के पास अगर जन समर्थन है पार्टियों से तो जनता की अदालत में जाए, जनता फैसला करेगी। लेकिन अगर किसी पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र की जड़ें ना होकर परिवारवाद की जड़ें गहरी हो रही हैं, इनर डेमोक्रेसी एक अलग मसला है, इनर डेमोक्रेसी एक अलग मसला है। फिर से हम कभी इस पर विचार करेंगे। अगर आप इनर डेमोक्रेसी पर चर्चा करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जेडीयू, कम से कम जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो यह दावा कर सकती है कि हमारे यहां पूरी तरह आंतरिक लोकतंत्र है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह बहुमत की एकमतता के बाद ही लिए जाते हैं, बहुमत के एक मत होने के बाद ही लिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहां तो वो वाली बात है नहीं, हमारे यहां तो नरेंद्र मोदी जी वाली बात है नहीं कि न खाता न बही, नरेंद्र मोदी जी ने जो कह दिया वही सही। अच्छा, तो हम तो एक लोकतांत्रिक सेटअप वाली पार्टी का हिस्सा है। प्रसाद जी, मेरा मानना यह है कि जब पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती है उसमें एक शर्त लिखी जाती है कि मैं भारत के संविधान में विश्वास करता हूँ, ये पार्टी विश्वास करती है और उसके अनुकूल व्यवस्था में विश्वास रखती है। उन शर्तों का पालन कहीं ना कहीं नहीं किया जा रहा है। अगर शर्त भारत का संविधान का हो तो प्रियम्बुल से लेके प्रारंभ होता है, उसका भारतीय संविधान का टोटल चैप्टर में प्रियम्बुल चैप्टर उसके आदर्श को दर्शाता है। इसलिए कोई पार्टी अगर इंटरनल डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं रख सकती है तो भारतीय डेमोक्रेसी के अनुकूल काम भी नहीं कर सकती। एक मिनट में आपका समझूंगा जी, बस जल्दी से। प्रियम्बल की चर्चा की दुर्गा बाबू, प्रियम्बल की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। लेकिन आप उस पार्टी की गोद में जाकर बैठे हुए हैं जो पार्टी यह षड्यंत्र कर रही है कि प्रियम्बुल में से समाजवाद को हटा दिया जाए, धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया जाए। तो देखिए, प्रियम्बुल अगर संविधान का आदर्श है तो यह हमारे आचरण में दिखना चाहिए। सर, हमारे आचरण में दिखना चाहिए। बता दीजिए कांग्रेस फिर क्या है?
जी कांग्रेस फिर किस विचार? अरे कांग्रेस नहीं तो समाजवाद को जोड़ा 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह कांग्रेस ने जोड़ा, यह कांग्रेस की देन है। अच्छा, सेकुलरिज्म अगर संविधान में जोड़ा गया 76 में, कांग्रेस समाजवादी होगी आपकी नजर कोई में? पार्टी अगर इस सब्जेक्ट को नहीं मानेगी तो वो रजिस्टर्ड नहीं हो प्रोफेसर साहब, हाँ सुमित जी, हाँ, इस प्रियम्बल का वायलेशन, इसका उल्लंघन कमोबेश हर पार्टी कर रही है। देखिए उसमें समाजवाद भी लिखा हुआ है। समाजवाद का अर्थ पूंजीवाद नहीं होता है, और पूंजीवाद की शुरुआत कांग्रेस ने IMF लोन 1982 शुरू होकर के राजीव जी होते हुए मनमोहन सिंह जी की सरकार 91 में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, इस पर माननीय नीतीश कुमार जी को पार्लियामेंट्री इलेक्शन के वक्त भी और बाद में भी मैंने पूछा कि क्या आपकी कोई दूसरी नीति है? आप नहीं, नीति एक ही है। जहाँ तक सवाल है सेकुलरिज्म का, निश्चित रूप से इस पर दो विचार है। कांग्रेस उस सेकुलरिज्म को नहीं एक्सेप्ट करती है और उसको कम्युनलिज्म कहती है, और उसका ठोस कारण है जो जिसका रिप्रेजेंट संघ परिवार करता मुझे लगता है, और वहां में जेडीयू नहीं करती है। लेकिन डेमोक्रेसी का सवाल, और ये अंतिम सवाल है, माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूं, ऑन एयर मैंने उनकी प्रशंसा यहाँ की है, लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं कि वंशवाद उस अर्थ में नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि अपने परिवार के लोगों को उन्होंने प्रमोट नहीं किया, लेकिन मैं आज से नहीं 2008 से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी लीडर ऑफ द गवर्नमेंट से प्रारंभ करके स्वयं सरकार बन गए। सरकार के बाद लुई ऑफ फ्रांस की राजक्रांति के बाद फ्रांस का राजा कहता था आई एम फ्रांस, आई एम द स्टेट, मैं राज्य हूँ, और उसके बाद मैं बिहार हूँ। मेरा मानना है, आप इससे असहमत हो सकते हैं, मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ कि वो वक्त कम है सर। आई एम द स्टेट, आई एम बिहार। ये कमोबेश शाही नहीं क्या है, आपको लग रहा है बीजेपी भी इससे अछूती है? डेमोक्रेसी के लिए बीजेपी भी, प्रोफेसर साहब, क्या आपको लग रहा है बीजेपी भी अब इससे अछूती है? जो कल तक बीजेपी में एक माहौल था, वो अब बीजेपी में एक माहौल, क्या बीजेपी की बात करें? बीजेपी में बीजेपी भी वही मॉडल है डिक्टेटरशिप का, वही मॉडल है, ठीक है, और समटाइम्स वर्स देन जो आप दूसरी जगह देखते हैं। सभी पार्टियां, हम लगभग सभी पार्टियों, मुख्य पार्टियों की बात करते हैं तो कमोबेश, चाहे इंटरनल डेमोक्रेसी की बात हो या फिर डेमोक्रेसी में परिवारवाद की बात हो, कोई अछूती नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज की बड़ी बहस में शोरगुल ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिला, क्योंकि जवाब बहुत कम होते हैं। बीजेपी में विचार लिया जाता है। फिलहाल बड़ी बहस में बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बहस में शामिल होने के लिए, लेकिन जरूर इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, न सिर्फ सियासी पार्टियों को बल्कि जनता को भी। आप अपना वोट दें तो इन मुद्दों का भी जरूर ख्याल रखें। नमस्कार।